हेलो गाइस, वेलकम टू वेव टेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम ईशान शर्मा है और आप देख रहे हैं मेरी बिजनेस स्टडीज की सीरीज। और इस सीरीज में हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज चैप्टर 6 स्टाफिंग, और ये है इसका पार्ट सेकेंड। इससे पहले इसका एक पार्ट आ चुका है, तो अगर आपने वो वाला पार्ट को नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, तभी जाके आज आपको ये वाला पार्ट क्लियर होने वाला है। आज के पार्ट में हमें जो समझना है दैट इज स्टाफिंग प्रोसेस, कि स्टाफिंग को किस तरह से किया जाता है, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो इस पूरे प्रोसेस को स्टाफिंग प्रोसेस कहते हैं। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइज, आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। और आज के टॉपिक में हमें जो समझना है दैट इज स्टाफिंग प्रोसेस। इससे पहले स्टाफिंग की एक वीडियो आ चुकी है, तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि स्टाफिंग क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। ये सब चीजें हमने स्टाफिंग में सीखी थी। आज हमें समझना है स्टाफिंग प्रोसेस क्या होता है। तो स्टाफिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अपने एम्प्लॉयज को हायर करना है, वो रखना चाहती है कुछ एम्प्लॉयज को। तो होता क्या है कि उसका एक अलग अलग तरह की उसको एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है कंपनी को। तो जब वो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, लोगों को हायर करने से लोगों को रखने तक, ये सारे प्रोसेस को हम स्टाफिंग प्रोसेस कहते हैं। तो स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि हमें कितने लोगों की जरूरत है। वो एस्टिमेशन निकालती है कि हमें कितने लोग चाहिए। वो कैसे निकालेगी? उसके पास दो तरह के प्रोसेस हैं, एक है वर्क लोड एनालिसिस, एक होता है वर्क फोर्स एनालिसिस। ये वर्क लोड एनालिसिस का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन काम को देखती है कि किस तरह का काम है, किस तरह का काम करना है हम लोगों को। उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज की लिस्ट तैयार की जाती है कि हमें किस किस तरह के लोग रिक्वायरमेंट है, दैट इज नोन एज वर्क लोड एनालिसिस। और एक होता है वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क फोर्स एनालिसिस का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि हमारे पास एट अ टाइम कितने लोग हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, कितने टेक्नीशियन हैं, कितने लेबर हैं। ये होता है वर्क फोर्स एनालिसिस, और हमें कितने की जरूरत है। ये सब करने से पहले कंपनी एक और चीज ध्यान में रखती है कि हमें कितने लोगों को प्रमोशन देना है, कितने लोगों को ले ऑफ करना है, कितने लोगों को ट्रांसफर करना है, कितने लोगों का रेजिग्नेशन अभी देना है। ये सब देखने के बाद, ये सब चीजों को, पैरामीटर्स को समझने के बाद कंपनी दो तरह के एनालिसिस को करती है, वर्क फोर्स एनालिसिस एंड वर्क लोड एनालिसिस। इसको कहते हैं पहला पॉइंट एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। मतलब सबसे पहले एक कंपनी एस्टिमेट लगाती है कि हमें कितने लोगों की जरूरत है, और वो दो तरह से किया जा सकता है, वर्क फोर्स एनालिसिस एंड वर्क लोड एनालिसिस। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद रिक्रूटमेंट। ये रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है? तो ये कोई कंपनी क्या करती है, अपनी जॉब्स एप्लीकेशन भेजती है, पूरी पब्लिक में वो इशू करती है। पब्लिक जब वो एप्लीकेशन को देखती है तो वो कंपनी के पास रिक्वेस्ट भेजती है कि आप प्लीज हमें इंटरव्यू लो। तो इतने प्रोसेस को हम रिक्रूटमेंट कहते हैं, कि लोगों को एनकरेज करा जा रहा है, और लोग क्या करें, एनकरेज होके आपकी कंपनी में एक एप्लीकेशन भेज रहे हैं कि हम लोगों को जॉब की जरूरत है और आप प्लीज हमारा इंटरव्यू ले लो। इतने प्रोसेस को बस कहते हैं रिक्रूटमेंट। जब लोग अपनी एप्लीकेशंस भेजते हैं कंपनी के पास जॉब के लिए, तो इसे हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। तो यहां पे लिखा है इट इंक्लूड्स द सर्च ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ एम्प्लॉइज, कि एम्प्लॉइज कहां कहां से आ सकते हैं, एंड एनकरेजिंग देम, और उनको एनकरेज करना, एम्प्लॉइज को, लोगों को एनकरेज करना कि वो हमारे पास एप्लीकेशन भेजें जॉब के लिए। इसको हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। जब बहुत सारी एप्लीकेशन कंपनी के पास आ जाती है तो फिर कंपनी को क्या करना पड़ता है, एक उनका टेस्ट लेना पड़ता है, क्योंकि सबको तो हायर कर नहीं सकते, और कंपनी को यह भी नहीं पता कि कौन से एम्प्लॉइज कैसे हैं, उनकी क्वालिटीज क्या है, उनके पास नॉलेज कितनी है। तो कंपनी क्या करती है, उनकी ट्रेनिंग लेती है, उनको ट्रेनिंग, टेस्ट, ये सब चीजें उनके लिए जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को सिलेक्शन कहते हैं। तो सिलेक्शन का मतलब है कॉम्पिटेंट एप्लीकेंट, मतलब जो उनकी कॉम्पिटेंट एप्लीकेंट्स हैं उनको सेलेक्ट करना बहुत सारे लोगों में से। जो कॉम्पिटेंट एप्लीकेंट है मतलब जो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको सेलेक्ट करना काफी सारी भीड़ में से। इस पूरे प्रोसेस को सिलेक्शन कहते हैं। इसके बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। जब बहुत सारे लोग इनविटेशन भेजते हैं तो उसे तो रिक्रूटमेंट कह देते हैं। फिर बहुत सारे लोगों में से सारे लोग तो नहीं चुनने होते, तो थोड़े से ही चुनने होते हैं। तो जब थोड़े से चुन लिए जाते हैं तो उसको कहते हैं सिलेक्शन। तो याद रखना, जो रिक्रूटमेंट होता है ये पॉजिटिव प्रोसेस होता है, इसमें बुलाया जाता है। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस होता है, इसमें लोगों को बाहर भेजा जाता है और कुछ लोगों को चुना जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स, कैपेबिलिटी, स्किल्स के अकॉर्डिंग लोगों को हायर किया जाता है।
जब लोगों को एक बार हायर कर लिया जाता है तो उनको फिर प्लेसमेंट दे दी जाती है, उन्हें बताया जाता है, कंपनी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कंपनी में क्या काम होगा, कैसे होगा, दैट इज नोन एज प्लेसमेंट। एंड उसके बाद होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि उनकी एक वेलकम सेरेमनी करी जाती है जहां पर एम्प्लॉयज को उनके सुपीरियर से मिलवाया जाता है, पूरे स्टाफ से मिलवाया जाता है, अपने जूनियर से मिलवाया जाता है, पूरे ऑफिस का टूर दिया जाता है। इसको ओरिएंटेशन कहते हैं। तो प्लेसमेंट में उस एम्प्लॉयज को बताया जाता है कि आप कहां काम करोगे, आपका क्या कैसा ऑफिस होगा, आपको कितनी कितनी फैसिलिटीज मिलेंगी, ये हो गया प्लेसमेंट। और ओरिएंटेशन में एक एम्प्लॉय को पूरे ऑर्गेनाइजेशन से क्या कराया जाता है, मिलवाया जाता है, उसकी वेलकम सेरेमनी होती है, इसे कहते हैं ओरिएंटेशन। जब प्लेसमेंट हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, तो उसके बाद एम्प्लॉयज को क्या करना पड़ता है, कंपनी को अपने मुताबिक मोल्ड करना पड़ता है, क्योंकि एम्प्लॉयज तो भी नए हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या का ऑर्गेनाइजेशन चाहती है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को अपने हिसाब से मोल्ड अप करती है। तो उन्हें ट्रेनिंग देना और उनको डेवलप करना। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इसका अगला प्रोसेस है, टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी को और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए कंपनी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देती है। जब एक बार ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो जाता है तो फिर उन्हें काम दिया जाता है और यह चेक किया जाता है कि क्या ये कंपनी के स्टैंडर्ड से मीट कर पा रहे हैं, जैसा कंपनी चाहती है, क्या उनका एक्चुअल वर्क वैसा हो रहा है। इसको कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है टू जज द कैपेबिलिटीज ऑफ एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस। एक्चुअल वर्क जो उस एम्प्लॉय ने करके दिखाया, उसने जब वो एक्चुअल काम किया तो क्या वो कंपनी के स्टैंडर्ड से मीट हुआ, इसे कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। जब परफॉर्मेंस अप्रेजल भी हो जाती है तो फिर होता है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। फिर उसके प्रमोशन की बात होती है कि इसको किस तरह से प्रमोट करना है और उसके फ्यूचर में हम उसको कहां तक उसको लेके जाने वाले, किस तरह की उसको स्किल्स सिखाने वाले हैं। तो दैट इज नोन एज प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। तो यहां पे लिखा है, अंडर दिस प्रोसेस एम्प्लॉयज गेट प्रमोटेड टू द हायर पोस्ट। एम्प्लॉयज को हायर पोस्ट दे दी जाती है, उन्हें पोस्ट मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है, एक स्टेटस मिलता है, उनको पावर मिलती है। दैट इज नोन एज प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग भी की जाती है। कैरियर मतलब वो आगे चल के और क्या क्या करने वाले हैं, दैट इज नोन एज कैरियर प्लानिंग अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी। जिसकी जैसी जैसी कैपेबिलिटीज होगी उसके अकॉर्डिंग उसका प्रमोशन होगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या की जाएगी, कैरियर प्लानिंग की जाएगी। इसके बाद आता है कंपनसेशन और लास्ट जो फाइनल स्टेप होता है स्टाफिंग का वो होता है पैसा, क्योंकि पैसे के लिए ही सारे लोग काम करते हैं। तो दैट इज नोन एज फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या आता है, ऑल फॉर्म ऑफ पे एंड रिवॉर्ड, कि सारे टाइप्स के जो पे मिलने वाली है, सैलरी टाइप और रिवॉर्ड्स, और क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे एक एम्प्लॉय को, ये आता है फाइनेंशियल प्लानिंग में। अब ये दो तरह से डिवाइड हो सकता है। पहला है डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट का मतलब वो पेमेंट जो पैसों से रिलेटेड हो, और एक होता है इनडायरेक्ट पेमेंट जो पैसों से रिलेटेड ना हो लेकिन एम्प्लॉयज को मिलता है, जैसे छुट्टियां मिलती हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, जैसे इंश्योरेंस मिलता है, जैसे हाउस के लिए रेंट फ्री मिलता है। तो ये सब चीजें ये इनडायरेक्ट पेमेंट्स में आती हैं। और अगर मैं डायरेक्ट पेमेंट्स की बात करूंगा तो दो तरह की होती है। एक होता है टाइम बेस्ड पेमेंट। टाइम बेस्ड पेमेंट का मतलब सैलरी हो गया, पर मंथ कितना है, पर वीक कितना है, पर ईयर कितना है, तो ये हो गया टाइम बेस्ड। और एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड। परफॉर्मेंस बेस्ड का मतलब होता है कि उसने परफॉर्मेंस अच्छी एक अचीव करी, उसने टारगेट अचीव करे, टारगेट अचीव करने पे कंपनी उसको और एक्स्ट्रा पैसा देती है, दैट इज नोन एज परफॉर्मेंस बेस्ड। आई होप आपको ये सारा आपका स्टाफिंग प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये स्टाफिंग प्रोसेस कैसे शुरू हुआ, सबसे पहले मैन पावर रिक्वायरमेंट देखी, कैसे वर्कफोर्स एनालिसिस एंड वर्कलोड एनालिसिस। उसके बाद रिक्रूटमेंट, लोगों को बोला कि तुम हमारे पास आओ, जॉब के लिए अप्लाई करो। फिर उनमें से कुछ लोगों को चुन लिया, फिर उनका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन कर दिया, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर दिया, परफॉर्मेंस अप्रेजल किया, उसके बाद प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग करा, और उसके बाद कंपनसेशन किया। कंपनसेशन दो तरह का हो सकता है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। आप इसे फटाफट से नोट डाउन कर लो जिससे कि आपके नोट्स बन सके। आई होप आपने पूरे जो चीजों को नोट डाउन कर लिया होगा। आई होप आपको स्टाफिंग प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। इसके अगले पार्ट में जो हमें समझना है दैट इज रिक्रूटमेंट, और ये पार्ट में हम सिर्फ समझने वाले हैं स्टाफिंग प्रोसेस को।
आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे उनके भी बिजनेस के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। अब मिलना है इसकी अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।